देखो 6.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि r यानी सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। कोई भी फलन वर्धमान फलन कब होता है? जब उसके अवकलज का मान एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है तो वो कैसा है? वर्धमान। और अगर उसका मान 0 से छोटा आता है, माइनस का आता है, तो वो होता है हास्यमान। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फलन दिया है एफ एक्स और इसका मान है 3x प्लस 7। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy dx ऑफ एफ एक्स और dy dx ऑफ 3x प्लस 17, एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स, 3 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 और 17 का 0। अब ये एफ डैश एक्स का मान कितना है? 3। एक बात बताओ, यहाँ x का कोई भी मान रखेंगे क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चाहे x का मान 0 रख लो, माइनस रख लो, प्लस रख लो, ये 3 का 3 ही रहेगा। क्योंकि अगर इसमें x आता तो इस पर फर्क पड़ता ना। जैसे यहाँ मान रखोगे x का तो 1 रखोगे तो अलग आएगा, 2 रखोगे तो अलग आएगा, -1 रखोगे तो। लेकिन अगर फलन के मान में x है ही नहीं तो ये मान नियत हो गया, फिक्स हो गया। तो ये जो मान है x के सभी मानों के लिए ये मान कैसा है? धनात्मक के ऋणात्मक? 3 कैसा है? तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए एफ डैश एक्स कैसा है? 0 से बड़ा। x के सभी वास्तविक मानों के लिए, और x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू r। x के सभी वास्तविक मानों के लिए का अर्थ क्या है? x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि फलन एफ एक्स आर पर कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। समझ गए क्या? यही करना था। कोई दिक्कत? ये भाषा क्यों लिखी है मैंने? तुम लोग इसको लिखने में कई बार झिझकते हो, नहीं तो ये बहुत बढ़िया है, छोटा सा लिख दो। x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि r पर एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन कैसा है? वर्धमान। चलिए करते हैं। एफ एक्स का मान है ई की पावर 2x। क्या करेंगे? वर्धमान या आसमान का जांच करने के लिए इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो dy dx एफ एक्स और dy dx ई की पावर 2x। अब एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया? एफ डैश एक्स, और ई की पावर x का, और dy dx फिर से नहीं होगा क्या? श्रृंखला नियम जानते हो कि भूल गए? ई की पावर x का ई की पावर x, और पावर में जो पद x के अलावा कुछ हो तो उसका फिर से, और x होता तो नहीं करते क्योंकि x का तो 1 होता है। तो ई की पावर 2x एफ डैश एक्स का मान
इंटू 2 इंटू एक्स का मान 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2e की पावर 2x। अब ये जो एफ डैश एक्स का मान है, क्या लग रहा है तुमको? अगर हम x का मान यहाँ प्लस रखें तो क्या आएगा, 0 रखें तो क्या आएगा, और -1 रखें तो क्या आएगा, बताओ। तो तुमको पता होना चाहिए कि जैसे e की पावर, अगर तुमने x का मान रखा 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 से बड़े मान के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा। क्यों आएगा, रख के देख लेते हैं। 2e की पावर 2x, तुम 1 रख लो तो 2e²। धनात्मक है कि नहीं है ये? अरे इसमें कहीं माइनस चिन्ह ही नहीं आगे। और e का मान लगभग 2.71 होता है, 2.71, और 2.71 का वर्ग करोगे तो वो तो 2 दूनी 4, बड़ा ही आएगा। और अगर माइनस की पावर रखते हैं तो -1, तो e की पावर -2। अब तुम कहोगे ये माइनस का आएगा, आएगा क्या? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि माइनस पावर नीचे जाके प्लस हो जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आगे माइनस का मान हो जाए इससे, और e तो है ही धनात्मक। तो ये तो चाहे पावर माइनस की कर दो चाहे प्लस की, ये तो मान कैसा रहने वाला है, धनात्मक रहने वाला है। और 0 रखोगे तो e की पावर 0 1, और 1 इंटू 2 2, तो धनात्मक। तो ये तो सभी मानों के लिए कैसा है, धनात्मक है, कभी माइनस आएगा ही नहीं। ई की किसी भी घात का मान कभी माइनस नहीं आता है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये 0 से बड़ा है, और x लेस देन 0 के लिए भी एफ डैश एक्स कैसा है, बड़ा। तो अब एक बात तुम जानते हो ना, कई बार तो ये बता चुका हूं मैं तुमको, कि सांख्य रेखा दो भागों में बढ़ती है, एक 0 से पहले और एक 0 के बाद, 0 सहित, और एक बीच में 0। तो 0 इसमें आ गया, ग्रेटर देन 0 भी आ गया, और लेस देन 0। तो ये दोनों मिलके आर हो गए कि नहीं? यही तो सांख्य रेखा बना रहे हैं। अरे सांख्य रेखा ये होती है कि नहीं? 0 से इधर ये क्या है, माइनस अनंत, और इधर क्या है, तो ये पूरी सांख्य रेखा इन दोनों में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख दें, क्या लिख दें, अतः, नहीं पहले ये लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन एफ एक्स आर पर वर्धमान है। यही तो सिद्ध करना था। समझ गए क्या, या कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स 0 से π/2 में वर्धमान, π/2 से पाई में हासमान, और 0 से पाई में ना वर्धमान और ना हासमान। इस अंतराल को तुम पहले अपने दिमाग में चतुर्थांश के रूप में बिठा लो। तो 0 से π/2 कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला, और π/2 से पाई कौन सा होता है? तो पहले चतुर्थांश में सिद्ध करना है वर्धमान, और दूसरे में, और अगर दोनों ले लें 0 से पाई तक तो ना वर्धमान ना। अब एक चीज तुमको यहाँ बताना चाहते हैं पहले, कि जैसे ये फलन वर्धमान है और फिर ये नीचे ऐसे उतरा तो हासमान। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो ये कोई मान है 1, और यहाँ पे कोई मान है 2, और यहाँ पे कोई मान है 3, ऐसे। तो 1 से 2 में ये कैसा रहा, वर्धमान, और 2 से 3 में नीचे उतरा तो, और 1 से 2 में, अब देखा जाए तो वर्धमान भी, और लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्धमान का मतलब या तो बढ़े, और हासमान का मतलब या घटे। अब बढ़ रहा है घट रहा है तो ये नहीं है कि वर्धमान भी हो, और ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों हैं तो हम बोलेंगे कि 1 से 3 अंतराल में फलन ना तो वर्धमान है ना ही हासमान।
समझ गए? तो जब ये 0 से π/2 में वर्धमान आ जाएगा और π/2 से पाई में, तो ये दोनों को मिला के ही तो 0 से पाई बना। तो हम कह देंगे कि चूंकि इसमें वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है, इसलिए कुल अंतराल 0 से पाई में ना वर्धमान है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये दोनों हो जाएं तो। और ये नियम तुम सीख ही गए। अब कर लेते हैं सवाल को। देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो एफ एक्स का मान है साइन एक्स। अब क्या करेंगे इसका? एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो डी वाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स साइन एक्स। क्या हुआ? एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब ये एफ डैश एक्स का जो मान है, हम देखेंगे कि 0 से π/2 में कॉस एक्स का मान कैसा होता है। हाँ, कॉस 0 से पाई में तो सब धनात्मक है कि नहीं है? तो 0 से π/2 अंतराल में तो 0 से π/2 अंतराल में कॉस एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? तब 0 से π/2 में अगर cos x 0 से बड़ा है तो cos x किसका मान है? एफ डैश एक्स का। तो वो भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। सही बात है? 0 से π/2 में cos x 0 से बड़ा है, तो 0 से π/2 में cos x किसका मान है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को देखोगे कि cos को देखोगे पहले? अरे cos को ही तो देखेंगे, तभी तो पता चलेगा एफ डैश एक्स के बारे में। जैसे इससे पिछले सवाल में किसको देखा था? e की पावर x को। तो फलन देखा जाता है कि वो धनात्मक है कि वो, तो ये पहले चतुर्थांश में ये धनात्मक है, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः 0 से π/2 में एफ एक्स कैसा है? वर्धमान फलन नहीं है, वर्धमान फलन है। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? पहला भाग हो गया। अब क्या करें? दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में अंतराल क्या है? तो अब ऐसे लिख लेंगे, चूंकि π/2 से पाई अंतराल में अर्थात दूसरे चतुर्थांश में cos x कैसा है? लेस देन 0 होगा। होगा? निगेटिव होगा ना लेस देन 0। तो अगर ये cos x निगेटिव है लेस देन 0, तब π/2 से पाई में एफ डैश एक्स भी कैसा हो जाएगा? लेस देन 0 होगा। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि अंतराल π/2 से पाई में एफ एक्स फलन एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स नहीं लिख पाए, यहाँ पे एफ एक्स लिख देना। मैं एफ एक्स कैसा है? ह्रासमान फलन है। कोई दिक्कत है? अब किसका जवाब देना है? सी का। ये ए बी सी में है तो मैं ए बी सी में ही लिख देता हूँ। ये ए वाला हुआ, बी, और अब यहाँ पे सी। तो सी में क्या लिखेंगे? क्योंकि 0 से π/2 में एफ एक्स वर्धमान है
तथा पाई अपॉन 2 से पाई में ह्रासमान है। अतः इन दोनों का जो संयुक्त अंतराल है 0 से पाई में, 0 से पाई में एफ एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, समझ आ गया सबको? आ गया क्लियर? ठीक है, चलिए 1, 2 और 3 में फलन की जांच करनी थी कि वो वर्धमान है या ह्रासमान। इस सवाल में पहले से दिया है कि फलन कैसा है, वर्धमान, तो निकालना क्या है, अंतराल। और इसमें क्या दिया है, ह्रासमान, तो निकालना क्या है, अंतराल। यानी सवाल कुछ ऐसे हो गया कि ये दे दिया है वर्धमान और ऐसे ये अंतराल निकालना है। इसमें ये ह्रासमान दे दिया हो तो ये अंतराल पूछ रहे हैं। ऐसे पलट गया ना सवाल। अब चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फलन एफ एक्स का मान है 2x² माइनस 3। पहले हम क्या करेंगे, अब अंतराल निकालने के लिए इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो dy dx एफ एक्स 2 dy dx x² 3 dy dx एफ एक्स का अवकलन क्या हुआ, एफ डैश x² का 2x और x का 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4x माइनस 3। एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स को नहीं देखेंगे, अब वो ग्रेटर देन है कि वो अंतराल वाले में सीधा फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना, जब वर्धमान ह्रासमान चेक करना होता है तब देखते हैं कि वो प्लस का आएगा या माइनस का। अब नहीं देखेंगे, अब तो हम सीधा पहली शर्त लिखेंगे ए वाले में। क्या कह रहे हैं, फलन एफ, ए वाले में फलन एफ कैसा बताया है, वर्धमान है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा अगर वर्धमान है तो? अगर एफ वर्धमान है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, क्या बोलो? क्योंकि दिया है, ज्ञात नहीं करना है, ये बता रहे हैं। और जो चीज दी रहती है उसी का तो फॉर्मूला लगता है। जैसे दो रेखाएं परस्पर लंब है और P का मान निकालना है, तो तुम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 करोगे और लेके सॉल्व करके P का मान निकालोगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या दिया है कि वर्धमान है, तो वर्धमान है तो ये फॉर्मूला लगा लिया और एफ डैश एक्स का मान रख लिया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 अपॉन, बताओ x का मान अगर 3/4 से ग्रेटर है तो x बिलोंग्स टू अंतराल क्या लिखूं, बताओ? 3/4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ऐसे पहले कराया है तुमको, तो ये 3/4 कॉमा क्या लिख देंगे, अनंत। अब ब्रैकेट और लगना है, तो इसमें बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कैसा लगेगा, विवृत है ना, विवृत अंतराल आएगा। और अनंत पे विवृत आएगा कि समव्रत आएगा, मतलब छोटा ब्रैकेट आएगा कि बड़ा आएगा। अनंत कभी किसी के बराबर होता ही नहीं है, और जो बराबर नहीं होता तो उस पर कभी बड़ा ब्रैकेट लगेगा ही नहीं। ये ब्रैकेट कब लगता है, जब x का मान a और b के बीच में या उनके बराबर हो। और ये वाला कब लगता है, जब x का मान a से ग्रेटर हो, b से स्मॉलर, इक्वल नहीं हो। इक्वल नहीं लगा होता है तो विवृत, इक्वल लगा होता है तो समव्रत। तो अनंत कभी किसी के बराबर है तो क्या अंतराल लगेगा, विवृत, दोनों पे। आ गया समझ में?
भूल जाते हो, पढ़ाया तो सब है। अब आ जाओ बी वाले भाग पे। बी वाले में क्या लिखा है? फलन एफ आसमान है, और आसमान है तो आसमान है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन 0। एफ डैश एक्स का मान 4x माइनस 3 लेस देन 0, तो 4x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 अपॉन 4। अब बताओ 3 अपॉन 4 से लेस कहाँ तक जाएगा? लेस तो लेफ्ट में जाता है ना। ये मान लो 3 अपॉन 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। 3 अपॉन 4 0.75 होता है ना। तो अब 3 अपॉन 4 से लेस है तो इधर ही तो जाएगा, और ग्रेटर होता तो x लेस देन इस तरफ जाएगा और x ग्रेटर देन इस तरफ। तो तभी तो ग्रेटर के लिए हम कहाँ तक गए थे? 3 अपॉन 4 से प्लस इन्फिनिटी। और लेस के लिए अभी भी नहीं समझ पा रहे? समझ गए ना? तो अब इसमें x बिलोंग्स टू 3, पहले छोटा मान आता है तो माइनस अनंत कॉमा 3 अपॉन। अब बताओ इस पर क्या लगेगा? विव्रत। इस पर क्या लगेगा? विव्रत। हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नहीं? अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में अंतराल इसमें भी ज्ञात करना है, और एफ एक्स का मान दिया है। अगर ये फलन वर्धमान है तो अंतराल बताइए, अगर ये फलन ह्रासमान है तो अंतराल बताइए। ठीक है, तो पहले तो एफ एक्स को लिख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। क्या करेंगे इसका? पहले x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx एफ एक्स 2 dy dx x³ माइनस 3 dy dx x² और 36 dy dx x और dy dx 7। तो एफ एक्स का तो अवकलन क्या हुआ? एफ डैश एक्स। और x³ का अवकलन 3x², और x² का 2x, x का 1 और 7 का 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई फिर यहाँ से? 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन ले लें, इसके गुणनखंड करो। क्या गुणनखंड होंगे? 3 और 2। अरे घटा के 6 आना चाहिए, मतलब गुणा करके -6 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, अरे -3 इंटू -2 तो +2 हो जाएगा ना। तो फिर -3x + 2x और -6। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6, कॉमन ले लिया x, कॉमन ले लिया 2, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? x -3 फिर कॉमन आ गया पूरे में। ठीक है, तो इस बार द्विघात ही तो आया, गुणनखंड हो गए। अब आ जाओ पहली शर्त पे। पहले क्या कह रहे हैं? ये फलन है, वर्धमान फलन है,
फलन f वर्धमान है। तो अगर ये वर्धमान है तो क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए बताओ? एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 6 को 0 में भेज दिया तो x माइनस 3 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब जब द्विघात या त्रिघात समीकरण ऐसे आते हैं ना असमिका के साथ, तो इसके गुणनखंडों को 0 करवा लेते हैं। तो x माइनस 3 को 0 करवाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और x प्लस 2 को 0 कराएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। अब हम सांख्य रेखा बना लेते हैं एक। तो ये हमने सांख्य रेखा खींच ली और इस सांख्य रेखा पर ये बिंदु चिन्हित कर लिए। तो यहाँ 0 हो गया, -1 -2, ये दोनों बिंदु एरो लगा के हाईलाइट कर देंगे। कर दिए हाईलाइट। और ये कहाँ तक है इधर? माइनस अनंत। और ले लेते, हाँ, 0 -1 -2 1 2 3 माइनस अनंत प्लस अनंत। अब इन दोनों मानों को एरो लगा के हाईलाइट कर देते हैं। 3 को इन दोनों एरो के द्वारा ये सांख्य रेखा कितने भागों में बट गई? 1 भाग, 2 भाग, 3 भागों में। तो प्लस अनंत की तरफ हम लोग प्लस चिन्ह से शुरू करेंगे। तो ये वाला भाग कैसा रखेंगे? प्लस। अगला क्या रहेगा? माइनस। फिर अगला क्या रहेगा? प्लस। एक और भाग होता तो माइनस। यानी एकांतर क्रम में चिन्ह बदलते जाते हैं, प्लस माइनस प्लस। और शुरू किससे करना है? प्लस से। ठीक है। अब ये जो असमिका हल हुई है इसका सबसे आखिरी स्टेप देखेंगे, जहां 0 कराया था उसके पहले वाला। असमिका जहां तक सॉल्व हुई है उसका सबसे लास्ट स्टेप क्या चिन्ह लगा है? ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 यानी प्लस का या माइनस का? ये चिन्ह का मतलब क्या है? प्लस के मान के माइनस के? प्लस के। तो जो इसका अंतराल होगा वो कौन सा लिया जाएगा? प्लस वाला। तो प्लस वाला कहां से कहां तक है? माइनस अनंत से लेके -2 और 3 से लेके अनंत। समझ गए? तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इधर से शुरू कर लो, माइनस अनंत से -2 विब्रती लगेगा। और फिर यूनियन क्यों लगता है? अरे दो भागों में है ना अंतराल, 2 में 3 में हो तो उनको इकट्ठा करने के लिए क्या लगाते हैं? यूनियन। और दूसरा भाग कहां से कहां तक? 3 से लेके अनंत तक। और विव्रत क्यों लगे हैं सब पे? यहां कहीं बराबर है नहीं है, और अनंत पे कभी बराबर होता है अनंत किसी के? तो अनंत पे हमेशा क्या लगेगा? विव्रत। आया समझ में? अगला दूसरा क्या है इसका? बी वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी वाले में फलन एफ हासमान। तो हासमान है तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा? लेस देन 0। एफ डैश एक्स का मान वही रखेंगे 6 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 लेस देन 0। 6 0 में चला गया, 6 0 में चला गया। ठीक है। अच्छा, इसके भी 0 कराओगे तो यही मिलेंगे ना मान?
तो यही सांख्य रेखा इसके लिए भी काम करेगी, बनानी नहीं है, बस ये देखना है यहाँ पे ये चिन्ह कौन सा लगा है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे क्या है, यानी नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो इसका सांख्य रेखा पर कौन सा भाग आ जाएगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला भाग कहां से कहां तक है, माइनस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग कहां से कहां तक हो गया, -2 से +3। तो x बिलोंग्स टू और -2 से 3। और विवृत क्यों लगाए, अरे कहीं इक्वल नहीं है तो विवृत लगेगा। ये हो गया, ठीक है, समझ आया, कोई डाउट है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अंतराल ज्ञात करना है और इसके लिए फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने 5 भी कर लिया था कल, तुम्हें याद हो। ये वर्धमान ह्रासमान क्या करा, अवकलन किया, वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0 करा के सांख्य रेखा से निकाला था ना। बस इसी मेथड का रिवीजन होगा। बस ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाए गए हैं, तो इन सभी में इक्वल टू लगेगा, है ना। किताब में भी नहीं लगा हुआ है, ठीक कर लेना। तो जैसा किताब में है वैसे ही टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया है। तो ए को सॉल्व करते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू x² + 2x + 5। तो अंतराल निकालना है और वर्धमान के लिए अंतराल निकालना है और ह्रासमान के लिए निकालना है। तो हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy dx fx और dy dx x² + 2x + 5। तो fx का अवकलन क्या हो गया, f' x, और x² का अवकलन हो गया 2x, x का 1 और 5 का 0। तो f' की वैल्यू आ गई 2x + 2। अब ये f' आ गया, तो पहली शर्त क्या है, पहले किसके लिए देखेंगे, तो वर्धमान फलन के लिए क्या होगा, वर्धमान फलन का प्रतिबंध है कि f' की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो f' ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वर्धमान के लिए। तो यहाँ से 2x + 2 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2/2, तो x ग्रेटर देन -1, यानी x बिलोंग्स टू -1 से लेकर अनंत तक। -1 से ग्रेटर है ना, तो -1 से ग्रेटर क्या हो गया, -1 से लेके अनंत। ये किसका अंतराल आ गया, वर्धमान के लिए। अगला तो ह्रासमान के लिए क्या होगा, ह्रासमान के लिए f' कैसा होगा, <<0। तो f' की वैल्यू क्या हो गई, 2x + 2 <0। तो 2x -2, तो x -2/2। क्या आ गया, x -1। तो -1 से लेस कहाँ तक आएगा,
माइनस अनंत से लेके -1 तक। ये इसका वर्धमान के लिए अंतराल आ गया, ये ह्रासमान के लिए आ गया समझ में? ठीक है। ऐसे ये द्विघात वाले हैं, ये द्विघात वाले तीनों आएंगे क्या, ए बी और डी, है ना। पर बी वाले में एक और तुम्हें दिक्कत आ सकती है, वहां माइनस का मान आएगा। तो एक बी वाला और बता दें जरा, 6 का बी, क्या मान है एफ एक्स का? 10 - 6x - 2x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx एफ एक्स और dy dx 10, 6 dy dx x -2 dy dx एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का एफ डैश एक्स 0 - 6 इंटू एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या आ गया -6 - 4x। इसको भी ले लेते हैं पहले। वर्धमान फलन के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू -6 -4x ग्रेटर देन 0, तो -4x ग्रेटर देन 6। अब ये माइनस चिन्ह जब भी पक्षांतर होता है तो ये असमिका पलट जाती है, तो x लेस देन 6/-4 ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर तुम यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके 0 में भेजोगे तो भी पलट जाएगी, माइनस को RHS में भेजोगे तो भी पलट जाएगी, एक ही बात है। बस माइनस चिन्ह का अगर पक्षांतर करते हो तो असमिका रिवर्स हो जाएगी। इसको काट दो, 3 और ये 2, एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन, बस अब तुम समझ गए, लेस देन -3/2, तो कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत से -3/2। ये किसके लिए हो गया, वर्धमान। अब ह्रासमान के लिए क्या होगा, ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स को लेस देन 0 करें। अब एफ डैश एक्स का मान क्या है, -6 - 4x लेस देन 0, -4x लेस देन 6। अब -4 अपॉन में जाएगा तो ये ग्रेटर देन 6/-4, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, -3/2। तो ह्रासमान के लिए अंतराल हो गया x बिलोंग्स टू विवृत अंतराल में -3/2 से लेकर प्लस अनंत। ये वर्धमान का आ गया, ये ह्रासमान आ गया समझ में। अगला इनमें से कर लें, एक क्यूब वाले में से सी को कर रहे हैं। क्या मान है एफ एक्स का, -2x³ -9x² -12x + 1। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल निकालना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया, dy dx
एफ एक्स माइनस 2 डी वाई डी एक्स क्यूब माइनस 9 डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 12 डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 12 डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स 1। तो एफ एक्स का क्या हो गया, एफ डैश एक्स, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। अब गुणनखंड करना है, कॉमन ले लें पहले, माइनस 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके गुणनखंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसमें x कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया। अब इस पूरे पद में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, तो x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें एक वर्धमान के लिए और एक ह्रासमान के लिए चेक करेंगे, तो इधर ही ले लेते हैं। वर्धमान फलन के लिए क्या होगा, वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स का मान माइनस 6 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब माइनस 6 जाएगा 0 में, तो माइनस 6 0 में जाएगा ना, तो असमिका पलट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 और ग्रेटर देन की जगह लेस देन 0। अब इन दोनों मानों को एक एक करके 0 कराएंगे, तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, x का। तो एक बार x प्लस 2 को 0 कराएं तो x की वैल्यू क्या होगी, और एक बार x प्लस 1 को 0 कराएं तो x का मान। ठीक है, जब भी हम कोई द्विघात में असमिका हल कर रहे होते हैं, द्विघात समीकरण में 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड भी आएंगे, तो प्रक्रिया क्या है कि तुमको दोनों या तीनों गुणनखंड जो भी है उनको क्या करना है, 0 0 करके x का मान आ जाएगा। अब x का मान आने के बाद क्या करेंगे, इसमें रेखा खींच लेंगे, सांख्य रेखा बना लेंगे। यहाँ पे सांख्य रेखा बनाने के बाद क्या करना है, सांख्य रेखा पर ये दोनों बिंदु प्रदर्शित करने हैं। तो यहाँ पे अगर 0 लेते हैं तो ये हो गया -1 और ये -2 और ये हो गया 1। जो दोनों मान हमारे पास है उनको एरो लगा के हाईलाइट कर देंगे, -2 और 1। इन अच्छा -1 है, -2 और -1 एरो लगा के हाईलाइट करने से ये जो एरो है वो इस सांख्य रेखा को कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो 3 भागों में बांट रहे हैं, तो पहला भाग यहाँ पे प्लस अनंत की तरफ से शुरू करेंगे, कैसे, प्लस माइनस और फिर प्लस, ऐसे एकांतर क्रम में लगाना है।
पहले भाग को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस। अब इस असमिका का सबसे लास्ट स्टेप देखो, यहाँ क्या चिन्ह लगा हुआ है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो मतलब माइनस का, तो इसका जो अंतराल है वो माइनस वाला भाग आएगा। माइनस वाला भाग कहां से कहां तक है, -2 से -1। तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या हो गया, -2 से -1। और अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो प्लस वाला लेते ना, अब लेंगे प्लस वाला। देखो अभी, अब दूसरा किसके लिए चेक करें, हासमान के लिए। तो हासमान के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स कैसा होगा, लेस देन जीरो। क्या मान है एफ डैश एक्स का, -6 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो। -6 जीरो में गया तो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सांख्य रेखा यही बनेगी। तो अब इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये ग्रेटर देन जीरो, तो इसका आंसर कौन सा वाला आएगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस वाले भाग को चुनेंगे, लेस देन जीरो के लिए माइनस वाले भाग को चुनेंगे। तो प्लस वाला भाग कहां से कहां तक है, इसका प्लस वाला भाग है माइनस अनंत से लेके -2, और फिर -1 से लेके प्लस अनंत, यही है ना। तो इसका अब हम लिख देंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -2 यूनियन -1 से अनंत। ये आ गया इसका वर्धमान और हासमान। आया समझ में, ये कल भी बनवाई थी सांख्य रेखा, ठीक है। और कोई डाउट है तो बता दे, पूछ ले। ठीक है, देखो 6 का ये है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू है x+1 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब। वर्धमान और हासमान फलन के लिए अंतराल ज्ञात करना है। तो वर्धमान हो चाहे हासमान हो, हमें अवकलज तो निकालना ही पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए dy dx एफ एक्स और dy dx x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। ये ब्रैकेट हो गया फर्स्ट और एक सेकंड। फॉर्मूला लगा लेंगे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। ठीक है, प्लस तो x+1 का होल क्यूब, इसमें घात का नियम लगाओ, पावर आगे आ जाएगी उससे -1। जैसे x³ का नहीं होता 3x², ऐसे इसका होगा। और जो पावर के अंदर है उसका फिर नहीं होगा, किसका होगा, dy dx x-3 का। अब x-3 का होल क्यूब, इसमें घात का नियम लगाओ, 3x+1 का होल क्यूब और dy dx फिर से किसका, x+1 का स्क्वायर और dy dx फिर से x+1 का। तो 3 को आगे लिख लिया, x+1 का होल क्यूब x-3 का होल स्क्वायर, x का अवकलन 1 और 3 का अवकलन 0। इसका भी 3 आगे लिख लिया,
एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका 1 प्लस 0। ये तो 1 प्लस 0 1 गुणा होके यही आएगा, 1 माइनस 0 1 गुणा होके यही आएगा। इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन आ रहा है, और एक्स प्लस 1 के होल क्यूब और होल स्क्वायर में से होल स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर होल क्यूब में से होल स्क्वायर कॉमन। अब बचा क्या? कॉमन ले लिया तो बचा क्या? एक तो एक्स प्लस 1 बचा, और प्लस एक्स माइनस 3 बचा। कॉमन लेने के बाद तो ये सॉल्व होके आ गया 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2x माइनस 2। अब इसमें क्या कॉमन ले लें? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन तो x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस, ये अभी एफ एक्स का अवकलन किया तो यहाँ पे ये किसका मान आ गया? एफ डैश एक्स आया, अभी तो सॉल्व हो गया। अब इसकी दोनों परिस्थितियों के लिए सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो पहली परिस्थिति क्या है? वर्धमान फलन के लिए। तो वर्धमान फलन के लिए क्या होगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का मान रख दें यहाँ पे 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मान रख दिया। देखो ये दोनों ब्रैकेट कभी भी 0 नहीं होंगे, मतलब माइनस के नहीं होंगे, ना तो ये माइनस का होगा और ना ये माइनस का। क्यों? क्या लगा इन पे? तो ये तो सदैव प्लस के ही आएंगे। अब ये वाला मान अगर प्लस का आता है तो ये पूरा मान क्या आएगा? प्लस का। और अगर ये मान माइनस का आता है तो ये पूरा मान क्या आएगा? तो इसका जो मान है ना, केवल किस पर निर्भर कर रहा है? एक्स माइनस 1 पे। ठीक है, तो अब इसको चाहते तो हम ऊपर भी लिख सकते थे इसको। क्यों? इसमें अब तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको 0 नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि ये प्लस का मान आ रहा है। तो इसकी जगह तो फिर ऐसा करते हैं ना कि वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो। सही है, ये 0 से बड़ा होगा तो ही तो ये प्लस का आएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर के मान तो हमेशा कैसे रहेंगे? धनात्मक। तो एफ डैश एक्स धनात्मक कब होगा? जब ये जिस पर विषम घात है वो वाला ब्रैकेट कैसा हो? धनात्मक। देखो ये प्लस का वर्ग प्लस होता है, और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा इसी पर तो निर्भर कर रहा है। तो इससे एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। तो इसका अंतराल क्या आ गया वर्धमान फलन के लिए? एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके अनंत। अब ऐसे ही समझो, हासमान फलन के लिए क्या होगा? हासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 तभी होगा जब जब एक्स माइनस 1 कैसा हो?
लेस देन 0, तो x लेस देन 1, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1। हो गया। समझे कि नहीं समझे? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं दोनों, सदैव प्लस की, प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस, और प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो बस ये विषम, इस पर घात 1 है ना, तो विषम घात वाले पद से डिसाइड हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वर्धमान होगा, अंतराल आ गया। अगर ये लेस देन 0 है तो ह्रासमान होगा, अंतराल आ गया। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है ना? ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में कैसा है? वर्धमान फलन है। तो लघुगणकीय फलन तो तुम जानते होगे, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को क्या कहते हैं? लघुगणकीय फलन। तो हमने लघुगणकीय फलन ले लिया यहाँ पे, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, और इसका आधार क्या लेंगे यहाँ पे? ई। अब कोई भी फलन के वर्धमान या ह्रासमान की जांच की प्रक्रिया क्या है? उसका अवकलज निकाला जाए। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर ले। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx एफ एक्स और dy dx log x। एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया? एफ डैश एक्स, और log x का 1/x। अब देखो अंतराल क्या है? 0 से अनंत। 0 से बड़े अनंत तक अगर मान लिए जाएं तो वो सभी धनात्मक होंगे क्या? जैसे ये सांख्य रेखा पर यहाँ 0 होता है, इधर माइनस अनंत और इधर, तो जब 0 से अनंत की बात होती है तो वो सारे धनात्मक मानों की बात हो रही है कि नहीं? तो अगर यहाँ पर कोई भी x का पॉजिटिव मान रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे x की, तो एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जैसे आपने रखा 1 तो 1, 2 तो 1/2, 3 1/3, 10 तो 1/10। माइनस आने के कोई चांस है इस अंतराल में? है क्या? नहीं है। और अगर माइनस का अंतराल होता तो जरूर आ सकते थे। -1 रखने पे -1, -2, -1/2। एक बात समझ में आ रही है? x प्लस का तो एफ डैश एक्स प्लस का, x माइनस का तो एफ डैश एक्स माइनस। तो क्या कहते हो, इस अंतराल में ये मान कैसा है एफ डैश एक्स का? धनात्मक या ऋणात्मक? ये बात समझ में आ गई तुमको? तो हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पे कि चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से अनंत में एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। होगा कि नहीं होगा बताओ? अतः फलन एफ एक्स, जिसको हमने एफ एक्स को क्या माना है यहाँ पे? लॉग एक्स, तो फलन एफ एक्स अंतराल 0 से अनंत में कैसा है? वर्धमान फलन है। आ गया समझ में? 0 से अनंत में वर्धमान फलन है, क्योंकि 0 से अनंत में इसका मान कैसा प्राप्त हो रहा है? धनात्मक। आप कोई भी 0 से बड़ा मान यहाँ रखोगे, एफ डैश एक्स तुम्हें धनात्मक ही मिलेगा। तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है, उस अंतराल में फलन क्या कहलाता है? वर्धमान फलन। और अगर किसी अंतराल में 0 से छोटा आता है तो वो ह्रासमान फलन। ठीक है, समझ गए सभी? देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि विवृत अंतराल -1, 1 में ये फलन ना तो वर्धमान फलन है और ना ही
हासमान फलन है। तो ऐसा एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर किसी अंतराल में फलन किसी भाग में, एक अंतराल के एक भाग में वर्धमान हो जाए और किसी एक भाग में हासमान हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है। आई बात समझ में? तो अब इसको चेक कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि वर्धमान या हासमान दोनों के लिए ही हमें इसका अवकलज पता होना चाहिए। तो x के सापेक्ष अवकलन किया, dy dx एफ एक्स और dy dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स का अवकलन और वन का जीरो। तो ये एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया यहां से? 2x माइनस वन। अब ये 2x माइनस वन का मान इस अंतराल में कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक? बताओ। तो पहले ये बताओ, ये मान जीरो किस पे आएगा? x का क्या मान रखने पे जीरो आएगा? 1/2। तो 1/2 रखेंगे तो क्या आ रहा है? तो यानी x का मान 1/2 पे ये जीरो हो रहा है। और 1/2 इस अंतराल में शामिल है कि नहीं? हैगा। तो अगर 1/2 से बड़ा मान रखेंगे तो ये धनात्मक आएगा। 1/2 से बड़ा मान, जैसे 1/2 को दिमाग में रख लिया 0.5, तो अगर 0.6 रखते हो तो 1.2 माइनस वन धनात्मक। 0.7 रखते हो तो 0.8 रखते हो तो, और 0.5 से छोटा रखो, 1/2 से छोटा, जैसे 0.4 रखो तो 0.4 इंटू 2 0.8 माइनस वन कितना आ गया? -0.2। तो क्या समझ में आ रहा है तुमको कि x के 1/2 से बड़े मानों के लिए ये क्या है, धनात्मक, और 1/2 से छोटे मानों के लिए ऋणात्मक, है ना? तो 1/2 इसी अंतराल का एक हिस्सा है कि नहीं? हैगा। तो अब हम एक काम करते हैं ना, जैसे हमने क्या समझ लिया कि इधर है 1/2, इधर है -1 और इधर है, तो 1/2 से बड़े मानों के लिए ये क्या आ रहा है, धनात्मक, और 1/2 से छोटे मानों के लिए क्या आ रहा है? तो हम -1 से 1 के बीच में 1/2 को लेकर दो भागों में अंतराल को बांट सकते हैं कि नहीं? तो -1 से 1/2 के लिए ये मान कैसा हो रहा है, ऋणात्मक, और 1/2 से 1 के लिए, तो इस पूरे अंतराल में ये ऋणात्मक भी आ रहा है, और इसलिए फलन ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान, क्योंकि वर्धमान कब होता है, जब केवल धनात्मक आए, और हासमान जब केवल ऋणात्मक आए। आ गई बात समझ में? तो अब लिखेंगे कैसे कि -1/2 से x का मान बड़ा और 1/2 से छोटा। यदि x का मान ये है तो इस मान के लिए एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, इसको हटा देते हैं। धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। 1/2 से छोटे के लिए लेस देन जीरो है। ठीक है। और दूसरा अंतराल क्या लिया था हमने, 1/2 से और 1 के लिए ये कैसा है, 1/2 से 1 1 के लिए ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है।
तो आधे भाग में इस पूरे अंतराल के एक हिस्से में ऋणात्मक और एक हिस्से में, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः -1 से +1 में f(x) ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। यही सिद्ध करना था क्या, प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान। 1/2 से छोटे मानों के लिए नेगेटिव आ रहा था, बड़े मानों के लिए पॉजिटिव, और 1/2 इसी अंतराल का एक हिस्सा था। तुम चाहो तो इसको और समझने के लिए यहाँ पे ऐसे बना के रख लेना, ऐसे ये माइनस अनंत हो जाएगा, इधर प्लस अनंत हो जाएगा, -1, इधर 1/2 और इधर 1। तो इस अंतराल में तो ये कैसा हो गया माइनस, और इस अंतराल में ये कैसा हो गया प्लस। तो वो समझ में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। और किसी को कोई स्टेप में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बैठ जाया करो, अब खड़े मत रहा करो, क्यों, मेरा सवाल तो चलेगा देर तक। और रोका इसलिए जाता था कि तुम लोग लाइन पे आ जाओ तो आ ही जाओ, पर तुम आए नहीं, उल्टा मेरी ही लाइन बिगड़ गई। तो इसलिए इधर ही आ जाओ आगे, एक ही लाइन में, अकेले क्यों बैठी हो अलग, हाँ? सर्दी में जम जाओगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेंगे सभी। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है, ठीक है। तो देखो 12 में 4 भाग है, ए में क्या लिखा है, f(x) ले लेते, ए में हमने ले लिया f(x) = cos x, बी में f(x) = cos 2x, और सी में हमने ले लिया cos 3x, और डी में हमने ले लिया tan x। ये चारों ले लिए। अब 0 से π/2 में बताना है कौन सा ह्रासमान है, तो इसका अवकलन क्या होगा, क्या होगा माइनस, और इसका अवकलन क्या होगा cos 2x का माइनस sin 2x, और 2x का 2, तो ये क्या आ गया -2 sin 2x, और इसका f(x) क्या हो गया -sin 3x, और 3x का 3, तो ये आ गया -3 sin, और इधर tan x का क्या होता है sec² है। ह्रासमान का मतलब है f(x) का मान कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, 0 से छोटा। तो तुम बताओ 0 से π/2 में साइन कैसा है, साइन इस अंतराल में पहले चतुर्थांश में, 0 से π/2 यानी पहला चतुर्थांश, तो 0 से π/2 में अर्थात कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट जानते हो ना, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस, वो साइन एक्स कैसा है धनात्मक, तो माइनस साइन एक्स कैसा हुआ, ऋणात्मक हुआ कि नहीं बताओ। तो फिर साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैसा होगा, मतलब
साइन एक्स इस अंतराल में कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, लेस देन 0। समझते नहीं हो? इस अंतराल में साइन पहले चतुर्थांश में कैसा है, धनात्मक, तो धनात्मक के आगे क्या लगा है, तो फिर वो एफ डैश एक्स तो निगेटिव ही तो आएगा, तो ये निगेटिव हो रहा है। अच्छा, इसी चतुर्थांश में ये कैसा है, साइन 2x, साइन एक्स तो देख लिया, इसके बारे में अब साइन 2x के बारे में बताओ। साइन 2x कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों आएगा, के देखो ना, जैसे 0 रखोगे तो 0, और पाई बाई 2 रखोगे तो पाई, तो 0 से और पाई तक कौन से चतुर्थांश हो गया, दूसरा। जैसे x का मान क्या है यहाँ पे, x का मान है 0 से पाई बाई 2, 2 का गुणा कर दो, 2 से 2 कट गया, तो ये 2x का जो मान है वो क्या आया, 0 से पाई, यानी 0 से पाई मतलब पहला चतुर्थांश, और तो पहले और दूसरे में साइन कैसा है, प्लस का ही, और साइन प्लस का है तो -2 साइन 2x कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस चतुर्थांश में ही साइन 2x ग्रेटर देन 0 है, तब एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। आगे माइनस लगा इसलिए। ऐसे ही जैसे 2 का गुणा किया था ऐसे 3 का गुणा करके देखो जरा। x क्या था, 0 से पाई बाई 2, 3 का गुणा करो, 3 का 0 में 0, 3x, और ये इसमें कौन कौन से चतुर्थांश आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा मतलब साइन पहले दूसरे में प्लस है और तीसरे में, तो ना तो वर्धमान है और ना ही आसमान। 3x इसका कोण है कि नहीं, तो अब ये साइन 3x जब लोगे तो वो 0 से और 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 0 से 3 पाई बाई 2 कौन कौन से चतुर्थांश हो गए, देखो ये 0 होता है, पाई बाई 2 पाई, और ये, तो ये पहला, दूसरा, और अब साइन यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, और यहाँ, तो ये साइन 3x इस अंतराल में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी, कौन से अंतराल में, 0 से पाई बाई 2 में, तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्धमान है कि आसमान है, ना वर्धमान है और ना ही आसमान। समझ गए, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि साइन 3x, साइन 3x का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इस अंतराल की बात चल रही है, ये अंतराल का मैं सबका, जैसे ए वाले का यहाँ लिखा है, इसी अंतराल में बी वाले का ये लिखा है, इसी अंतराल में सी वाले का ये है कि इसका मान पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो ना वर्धमान है ना आसमान। और ये सेक स्क्वायर एक्स का मान सदैव कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा, स्क्वायर लगा है ना, 0 से पाई बाई 2 पहला चतुर्थांश है, और पहले चतुर्थांश में वैसे तो सब प्लस है, लेकिन अगर माइनस भी होता तो क्या लगा है इस पे, तो ये तो हमेशा प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स यहाँ पे कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा हुआ, वर्धमान। ये कैसा हुआ, न वर्धमान न आसमान। और ये कैसा हुआ, तीसरा वाला आसमान। और ये वाला, तो इसका आंसर कौन सा हुआ फिर, ए और बी। ये पूछ रहे थे कौन से फलन आसमान है, पर मैंने सब बता दिया, कौन सा वर्धमान है, कौन सा आसमान है, कौन सा ना वर्धमान है और ना ही आसमान।
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये बताना है कि इन अंतराल में से कौन से अंतराल में ये फलन कैसा है, हासमान। देखो दो प्रकार के सवाल हम लोग देख रहे हैं इनमें, इस प्रश्नावली में। एक जिसमें वर्तमान या हासमान की जांच करनी है, और दूसरा जिसमें वो कह देते हैं कि फलन कैसा है, हासमान है, तो क्या निकालिए, अंतराल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस अंतराल में फलन हासमान है, यानी हासमान हमको दिया जा रहा है और निकालना क्या है, अंतराल। ठीक है। तो अंतराल निकालने के लिए हम एक काम करें, पहले अवकलन तो कर ही लें इसका। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर 100 का क्या होगा, पावर आगे पावर से -1, 100 एक्स की पावर 99, और साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का कॉस एक्स, और 1 का 0। तो अब ये जो एफ डैश एक्स का मान आया है, 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब देखो कॉस पहले चतुर्थांश में कैसा है, धनात्मक, और दूसरे में ऋणात्मक। अगर यहाँ x की जगह प्लस का मान रखेंगे तो विषम घात प्लस की क्या होगी, प्लस, और माइनस की विषम घात क्या होगी, माइनस। ये x का जो मान है वो मान निर्धारित करेगा कि ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। तो अब इसमें x का जो मान है वो किस अंतराल में ले सकते हैं cos के लिए, जैसे 0 से 1 में ले रहे हैं, पहला वाला चेक करते हैं, 0 से 1। तो 0 से 1 में अगर आप यहां 1 भी रखते हो तो 1 की पावर 99 क्या होगा, 1। और cos 1 का मान, cos 1 का मान मतलब cos 57 डिग्री का मान, cos 57 डिग्री, ये एक रेडियन है। ये एक जो लिखा है ना वो एक रेडियन है, और इसका मान लगभग 57 डिग्री 17 मिनट होता है। तो cos 57 डिग्री का मान प्लस का होगा या माइनस, इतना बता दो बस। पहला चतुर्थांश है तो ये प्लस, और 1 की घात 99, 1, उसमें 100 का गुणा आएगा तो प्लस ही। तो 0 से 1 तक प्लस के मान है, तो ये मान कैसा है, प्लस का। तो 0 से 1 में एफ डैश एक्स कैसा है, पहले में चेक हो गया। अब आ जाओ दूसरे में, पाई अपॉन 2 से पाई में, पाई अपॉन 2 से पाई में चेक कर लेते हैं। पाई अपॉन 2 से पाई कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। दूसरे में कॉस का मान क्या होगा, माइनस। लेकिन ये पाई बाई 2 से पाई जो मान है ना वो किसका मान है, एक्स का। ये एक्स का मान तो पाई बाई 2 से पाई है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, सही है ना। पाई बाई 2 90 डिग्री, और पाई 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ 90 डिग्री एक से ज्यादा है कि कम है, क्यों 57 डिग्री का मान है 1, तो 90 डिग्री का मान 1 रेडियन से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये मान भी 1 से बड़ा है कि नहीं है, और 1 से बड़ा है उसमें 100 का गुणा, तो वो प्लस का ही आएगा। और कॉस का कम से कम मान कितना हो सकता है, न्यूनतम बताओ जल्दी, कॉस की रेंज क्या है, -1 से, तो ये तो हो रहा है 100। और कॉस का कम से कम मान रखोगे तो क्या रखोगे, -1। तो 100 में से एक घटाओ तो 99। क्या माइनस आने की उम्मीद है, सोच लो अच्छी तरह, दिमाग लगाओ, समझो मेरी बात को। ये 90 है, अगर 90 ही 1 से बड़ा है तो 180 तक तो और बड़ा हो जाएगा।
क्यों? 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 रेडियन से बड़ी होगी। तो यहाँ पे x का मान देखो, cos की बात अलग है, cos π/2 मतलब cos 90 मतलब 0, लेकिन x का मान तो π/2 रखेंगे, और π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो ये 1 से बड़ा ही तो है, तो ये मान 1 से बड़ा है, उसका 100 में गुणा होगा तो बड़ा ही आएगा। तो ये इस अंतराल में भी कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। आ गई बात समझ में? और 0 से π/2 में इसमें और चेक करो, तो 0 से π/2 तो पहला ही चतुर्थांश है, पहले में cos प्लस, और 0 से π/2 वही 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो वो वही 1 के आसपास जो भी वैल्यू है, 1 या 1 से छोटी रहेगी तो प्लस की ना, माइनस तो नहीं रहेगा। तो प्लस की घात 99 और कॉस भी प्लस का, तो आ रहा है क्या माइनस? नहीं। तो इस अंतराल में भी एफ डैश एक्स कैसा है? तो इन सभी अंतरालों में ये कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन वर्धमान आ रहा है। और यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? आसमान। तो आसमान के लिए अंतराल इसमें क्या आ रहा है? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, तो आसमान के लिए डी। डी मतलब इनमें से ठीक है, आ गया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या निकालना है? ए का न्यूनतम मान और अंतराल क्या दिया है हमें? 1 से 2, और फलन क्या है? एफ एक्स का मान क्या है? x² प्लस ax+1। तो वर्तमान फलन के लिए ए का न्यूनतम मान निकालना है। हम पहले क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो एफ डैश x² का 2x, a इंटू एक्स का 1 और 1 का 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2x प्लस ए। अब ये जो अंतराल दिया है ना, अंतराल में जो मान होते हैं वो किसके होते हैं? x के। तो x का न्यूनतम और अधिकतम मान रख के देखेंगे इसमें। x=1 रखने पर क्या मिलेगा? एफ डैश 1 क्या आएगा? 2 × 1 प्लस ए, यानी कि 2 प्लस, और ये एफ डैश 1 आ गया। और x=2 पर एफ डैश 2, 2 × 2 प्लस ए, यानी कि 4 प्लस। तो अब ये फलन कैसा दिया है? एफ एक्स अंतराल 1,2 में कैसा है? वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन है तो इस अंतराल में इसका मान धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक? तो किस किस का मान धनात्मक हो जाएगा? एफ डैश 1 का भी और एफ डैश 2 का भी। अतः एफ डैश 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और एफ डैश 2 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश 1 का मान 1 रखो, एफ डैश 1 का मान रखो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन -2। और एफ डैश 2 का मान
4 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे तो ए का मान -2 से बड़ा दिखा रहा है और यहाँ पे ए का मान -4 से, तो इसमें अंतराल बनाएंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे -4, -3, -2, ठीक है। ऐसे ले लिया, कहाँ तक, प्लस अनंत, अब देखो इनको हाईलाइट कर लो, -4 को और माइनस, इसका मतलब है ए का मान किससे बड़ा है, -2 से। इसका मतलब ए का मान किससे बड़ा है, तो इन दोनों अंतरालों में उभयनिष्ठ अंतराल कौन सा है, कॉमन, -2 से अनंत वाला हिस्सा कॉमन हो रहा है, तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से अनंत। और इसमें क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज लगा है तो इसमें -2 भी शामिल होगा यहाँ पे, मतलब इसमें इक्वल टू ले लो, क्लोज लगा है इसलिए इक्वल टू ले लो, है इक्वल टू, क्यों, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, समवर्त अंतराल है। हाँ, तो अब इसमें ए का मान क्या हो गया, इन दोनों का उभयनिष्ठ मान क्या है, देखो, क्या इस हिस्से में दोनों रेखाएं उभयनिष्ठ हो रही हैं, नहीं, इस हिस्से में हो रही हैं, तो ए का मान हो गया -2 से लेके अनंत, और इस पे समवर्त लगेगा, इस पे। अब ये जो अंतराल आया है, इसमें ए का सबसे छोटा मान क्या दिख रहा है तुम्हें, ए का न्यूनतम मान क्या है, -2 नहीं है, तो ए का न्यूनतम मान क्या हो गया यहाँ पे, -2, ठीक है। अंतराल पूछते तो ये आ जाता, न्यूनतम मान इसका क्या आ गया, -2। आ गई बात समझ में, ये हो गया 14, यही पूछ रहे थे इसमें, मेथड समझ में आया, कैसे किया, अवकलन कर दिया, अवकलन करके ये जो अंतराल था उसके सबसे न्यूनतम और अधिकतम मान इसमें रख दिए, 1 और 2। अब क्योंकि सवाल में ये दिया है कि इस अंतराल में ये कैसा है, तो f'1 का मान भी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और f'2 का मान भी होगा। यहाँ पे समव्रत लगा है तो इक्वल टू भी ले लिया है, विव्रत लगा होता तो इक्वल टू नहीं लेते। जब हमने ये दोनों अंतराल सांख्य रेखा पे निरूपित किए, तो इन दोनों अंतराल में उभयनिष्ठ अंतराल क्या आ रहा था, -2 से लेके अनंत। -2 से जब आप आगे जाओगे तो ये -2 सबसे छोटी वैल्यू नहीं होगी क्या, बताओ, और वैल्यू तो इससे बड़ी होंगी, तो इसका न्यूनतम मान क्या हो गया, -2, ठीक है, समझ आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि -1, 1 से असंयुक्त एक अंतराल आई है, इसको समझो जरा, एक अंतराल आई में -1, 1 को नहीं लेना है, असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है कि जैसे पूरा जो अंतराल है वो आर होता है, आर यानी कि सभी वास्तविक संख्या, उन सभी वास्तविक संख्याओं को इससे क्या करना है, असंयुक्त करना है, यानी इस मान को हटाना है। तो आई बराबर जो अंतराल दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, -1, 1 से असंयुक्त, -1, 1 से असंयुक्त अंतराल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है -1, 1 से असंयुक्त अंतराल का मतलब है कि आई में सभी वास्तविक संख्या लेंगे पर इन अंतराल की संख्याओं को छोड़ देंगे, यानी आई बराबर आर मतलब सभी वास्तविक संख्याएं में से किसको हटा दिया, -1, 1 को, ये है आई का मतलब। अब हमें सिद्ध करना है कि आई में ये जो फलन है वो कैसा है,
वर्तमान फलन। तो फलन को लिख ले x प्लस 1, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर ले। तो dy dx ऑफ एफ एक्स, और इधर हो जाएगा dy dx ऑफ x और dy dx ऑफ एफ एक्स का अवकलन क्या हुआ, और x का 1 अपॉन एक्स का कैसे करते हैं याद है, भूल गए शायद, ऊपर जाएगा -1, -1 एक्स की पावर प्लस माइनस माइनस, ये नीचे चला गया, आ गया ये मान, किसका मान आ गया ये, एफ डैश। अब ये बताओ ये मान कब धनात्मक आएगा कब ऋणात्मक, इसको वर्धमान करना है। तो अगर -1 से +1 के बीच की संख्या रखोगे, तो देखो रख के जरा, -1 से +1 के बीच की संख्या रख के देखो, इसमें रखो कोई भी है? 0 पे तो अपरिभाषित ही हो रहा है, 0 नहीं ले सकते। 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, पलट के 4, तो क्या आ गया -3। और रखो चलो, कुछ और रख लो, 1/3 रखोगे 1/9, 1 - 9 क्या आ रहा है, कैसे मान आ रहे, माइनस के, यानी इस अंतराल में ये कैसा है, ऋणात्मक। लेकिन हमें तो आई लेना है, और हमारा आई क्या है, इसको छोड़ के सब, तो इसको छोड़ के और मान रख के देख लो एक बार, इसी में इस अंतराल से बाहर के कोई मान रखवाओ, जैसे -1 से छोटा -4 रखो, -4, तो -4 का स्क्वायर, और 16 एकम 16 में से 1 गया तो प्लस का आया है? और 1 से बड़ा रख के देखो, 2 रख के देखो चलो, 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, कितना आ गया, कैसा आ रहा है, प्लस का नहीं आ रहा। तो इस अंतराल में ही केवल इसका मान कैसा है, ऋणात्मक, और इस अंतराल से बाहर कैसा है। तो अगर आई की बात करें तो आई में तो ये अंतराल शामिल है कि नहीं है, तो आई में धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है, आई में तो ये अंतराल शामिल नहीं है, केवल इसी अंतराल में क्या आ रहा था, ऋणात्मक। इस अंतराल को छोड़ के जो पूरा अंतराल है आर का, उसमें ये धनात्मक है, और अगर धनात्मक है तो क्या कहोगे, वर्धमान फलन। आया समझ में। तो भाषा कैसे लिखेंगे, अब कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू आई के लिए एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन एफ एक्स आई अंतराल आई में कैसा है, वर्धमान फलन है। क्या यही सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, वर्धमान ही तो करना था। तो मैंने तुम्हें चेक करवाया मान रख रख के, तुम रख सकते हो। इस अंतराल के बीच के मान रख रहे हैं, माइनस का आ रहा है, इस अंतराल को छोड़ के रख रहे हैं, प्लस का आ रहा है। तो इस अंतराल को छोड़ के जो मान है वो आई है, तो आई के मानों के लिए एफ डैश एक्स कैसा मिल रहा था, 0 से बड़ा, तो हम क्या कहेंगे इसको, वर्तमान फलन। आ गया समझ में, ठीक है। कोई डाउट है क्या, है तो पूछो, मैं जवाब देता हूँ उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में ह्रासमान है। तो पहले ये दोनों अंतराल बताओ कौन से चतुर्थांशों को व्यक्त कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। ये किस चतुर्थांश के अंतराल हैं, ये वाले, ये पहला और ये, तो बस
अब हमें पहले चतुर्थांश में वर्धमान करना है और दूसरे में ह्रासमान करना है। तो वर्धमान या ह्रासमान की प्रक्रिया क्या बताई गई है तुमको कि दिए गए फलन का अवकलन करो। तो एफ एक्स की वैल्यू लॉग साइन एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब देखो लॉग साइन एक्स का अवकलन श्रृंखला नियम से करो, क्या होता है बताओ। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, तो इसका हो गया 1/sin एक्स। और डी बाई डी एक्स फिर से होगा, जो लॉग में पद है जिसको एक्स माना गया है, अर्थात साइन एक्स का फिर से लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स और डी बाई डी एक्स फिर से किसका, साइन एक्स का। तो एफ डैश एक्स का मान आ गया 1/sin एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। अब बताओ ये जो एफ डैश एक्स का मान कॉट एक्स है वो पहले चतुर्थांश में कैसा है, कॉट एक्स धनात्मक या ऋणात्मक, पहले में सब धनात्मक तो कॉट धनात्मक और दूसरे में कॉट ऋणात्मक है। तो पहले चतुर्थांश पहले चतुर्थांश 0 से π/2 में कॉट एक्स कैसा है, धनात्मक यानी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। और दूसरे चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश π/2 से पाई में कॉट एक्स लेस देन 0 है, सही है। तो अगर कॉट एक्स का मान इस अंतराल में 0 से बड़ा है तो इसलिए अंतराल 0 से π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अतः एफ एक्स कैसा फलन है, वर्धमान फलन है, सही बात है ना। अगर एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में 0 है तो एफ एक्स कैसा है, वर्धमान फलन है। और तथा दूसरा अंतराल, दूसरा अंतराल क्या है, π/2 से पाई में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। इसलिए एफ एक्स कैसा है, ह्रासमान फलन है। समझ गए। और कहीं कोई लाइन में दिक्कत हो तो बताओ, वैसे एक एक चीज विस्तार से बताई गई है प्रॉपर कि कॉट धनात्मक होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, कॉट इस अंतराल में दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन वर्धमान और लेस देन 0 होता है तो फलन ह्रासमान। ठीक है, समझ आ गया, सबको आ गया। अगला देखें, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 17।
तो फलन दिया है log cos x, और अंतराल 0 से π/2 में क्या बताना है इसको, वर्धमान, और 3π/2 से 2π में क्या बताना है, हासमान। ठीक है, तो चतुर्थांश बताओ पहले कौन कौन से हैं। 0 से π/2 पहला, और 3π/2 से 2π चौथा। अच्छा, पहले और चौथे चतुर्थांश में कॉस कैसा है, धनात्मक है ना। अरे कॉस धनात्मक होता है ना, तो वो लॉग मॉड कॉस एक्स की जगह हम मॉड हटा के क्या कर देंगे, कॉस एक्स, तभी तो अवकलन हो पाएगा। देखो मॉड में रहेगा तो अवकलन नहीं होगा, अवकलन तब होता है जब मॉड हट जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे लिख देंगे इसको, क्योंकि 0 से π/2 तथा 3π/2 से 2π में मॉड cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos x। तो एफ एक्स का मान क्या हो गया फिर यहां से, log cos x। अब x के सापेक्ष क्या करें इसका अवकलन, तो dy dx एफ एक्स dy dx log cos x, एफ एक्स का अवकलन और log cos x का 1/cos x, और dy dx फिर से करो, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स। तो ये क्या आ गया फिर माइनस, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन एक्स। अब देखो पहले चतुर्थांश में टेन एक्स कैसा है, धनात्मक, पर आगे क्या लगा है, माइनस, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, उल्टा हो जाएगा। अरे टेन का मान धनात्मक है ना, पहले चतुर्थांश में तो सब धनात्मक, तो टेन एक्स धनात्मक है तो माइनस टेन एक्स कैसा होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो अगर माइनस टेन एक्स ऋणात्मक होगा तो एफ डैश एक्स भी कैसा होगा, ऋणात्मक। सही बात है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें, क्योंकि 0 से π/2 में टेन एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0, तब एफ डैश एक्स कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। सही है, टेन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश एक्स, क्योंकि आगे माइनस लगा है तो लेस देन 0, अगर आगे प्लस लगा होता तो ग्रेटर देन। तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स कैसा आया है, ऋणात्मक, लेस देन 0। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 0 से π/2 में एफ एक्स की बात होती है, एफ डैश एक्स नेगेटिव आया है तो एफ एक्स कैसा होगा, आसमान फलन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक। अब दूसरी शर्त पे आओ, तथा दूसरी कंडीशन क्या है, 3π/2 से 2π में, 0 से π/2 में हासमान आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, वर्धमान। देखो किताब में क्या लिखा है, वर्धमान लिखा है, तो उसको सही कर लो, हासमान कर लो। इंग्लिश मीडियम में वो हासमान ही है, ठीक कर लो उसको, यहाँ हासमान होगा। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें यहाँ हासमान,
और यहां पर वर्धमान। ठीक है, हाँ देखो अब ये कौन सा चतुर्थांश है? फोर्थ। तो फोर्थ में 10 कैसा है? 3 पाई/2 से 2 पाई में 10x कैसा है? लेस देन 0 है। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं बताओ? चौथे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस है बताओ? कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं? कॉस एक्स और सेक एक्स। तो ये तो कैसा हुआ? 10 तो माइनस का हुआ, और अगर 10 माइनस का है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 पाई/2 से 2 पाई में एफ एक्स कैसा होगा? वर्धमान फलन है। आ गई बात समझ में? दोनों सवाल एक ही विधि से हो गए लगभग। बताओ, कोई दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया? या मॉड कॉस एक्स कैसे हो गया? ये चतुर्थांश जानते हो तुम? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब कॉस की बात करें, कॉस, तो कॉस एक्स एक तो पहले में प्लस का होता है और चौथे में। तो ये दोनों चतुर्थांश पहले और चौथे ही तो है। तो इसका जो मॉड कॉस एक्स का मान है वो हमेशा क्या आएगा? प्लस का। और अगर कहीं दूसरा या तीसरा होता तो माइनस होता। और माइनस होता तो लॉग में माइनस क्या हो जाता? अपरिभाषित। लॉग में कोई भी मान अगर माइनस का आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। और अपरिभाषित होने की वजह से ही तो यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश नहीं दिया हमको? दूसरा और तीसरा। कौन सा दिया? पहला और चौथा। ठीक है। और 10 पहले में प्लस का है और चौथे में माइनस का। तो 10 पहले में प्लस का है तो आगे माइनस लगा तो एफ डैश एक्स हो गया लेस देन 0। तो ये क्या हो गया? हाफ मान। ठीक है। चौथे में 10 माइनस का होता है तो एफ डैश एक्स प्लस हो गया। तो कैसा हो गया? ये वर्धमान। ठीक है। देखो ये बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसे सवाल पहले हो चुके हैं और ऐसे सवाल तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। सिद्ध कीजिए कि आर, आर मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में ये फलन कैसा है? वर्धमान फलन है। देखिए पहले फलन को लिख ले। एफ एक्स की वैल्यू है x³ माइनस 3x² प्लस 3x-100। अब हम क्या करेंगे? इसका x के सापेक्ष अवकलन कर। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। dy dx एफ एक्स dy dx x³ 3 dy dx x² 3 dy dx x और dy dx 100। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश x³ का 3x², x² का 2x, x का अवकलन 1 और 100 का 0। कॉमन आ रहा है 3 कॉमन, तो x² माइनस 2x प्लस 1।
क्या तुम्हें ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा? होल स्क्वायर नहीं दिख रहा? ये x-1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मान क्या कभी 0 से छोटा नेगेटिव आ सकता है? किसी संख्या का वर्ग करो और माइनस में आ सकता है क्या? तो क्योंकि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, चाहे कोई भी मान रख दो, इसके लिए x-1 के होल स्क्वायर का मान कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और अगर ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अर्थात की जगह लगे तब अतः एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं में वर्धमान फलन। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? ये होल स्क्वायर है, तुम कुछ भी रख के देख लो, माइनस का 100 रख लो, -100 -1 माइनस का 101 उसका स्क्वायर प्लस हर माइनस की संख्या का वर्ग प्लस और प्लस की संख्या का वर्ग भी। तो क्या ये कभी माइनस आने की उम्मीद है तुमको? नहीं है, तो ये हमेशा कैसा आएगा? 0 से बड़ा। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ऐसे x बराबर 1 रखे तो 1 पे ये क्या आ रहा है? 0 भी आ रहा है, तो हम इसमें इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं इसे। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है तो भी ये क्या है? वर्धमान। सिर्फ क्या नहीं आना चाहिए? माइनस नहीं आना चाहिए। 0 आ रहा है या 0 से बड़ा धनात्मक तो क्या है? वर्धमान। और 0 आए और या 0 से छोटा भी आ जाए तो भी वो क्या है? हासमान। नेगेटिव आने पर हासमान। ठीक, समझ आ गया क्या? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें ये अंतराल बताना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान फलन है। ठीक है, अंतराल निकालना है। तुम्हें याद है ना, अंतराल के लिए हम लोग वर्धमान की शर्त लेके हल करते हैं और किसका मान निकालते हैं? एक्स का। कभी भी अंतराल पूछेंगे तो किसका मान चाहिए? एक्स का मान चाहिए। तो देखो, जैसे y का मान है x², ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में कर देता हूं। ठीक है, dy बाई डी एक्स करेंगे पहले। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड। तो देखो, पहला फलन e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा? माइनस e की पावर माइनस। पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन और पहले का अवकलन यानी x² का अवकलन 2x। तो ये मान कितना हो गया? -x² e की पावर माइनस एक्स और प्लस 2x e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बल्कि माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉमन, x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, -x e की पावर माइनस, क्या बचेगा? x -2। अब देखो, वर्धमान फलन के लिए अवकलज का मान क्या होता है? वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0 नहीं होता? तो dy बाई डी एक्स भी ग्रेटर देन 0। dy बाई डी एक्स का मान ये -0 में जाएगा तो क्या होगा? असमिका पलट जाएगी। देखो, हमेशा x को धनात्मक रखा करो
तो माइनस भले ही कॉमन लेना पड़ जाए, एक्स धनात्मक रहेगा, संख्या बाद में रहेगी, तो -0 में गया तो असमिका पलट जाएगी कि नहीं है? क्या हो जाएगी? <<0। अच्छा, e की पावर -x का मान तो सदैव धनात्मक होता है, ये कभी माइनस का आएगा नहीं। तो प्लस की संख्या में अगर माइनस की संख्या का गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों मान माइनस कहाँ हो रहे हैं, इनके अंतराल में क्या लगा हुआ है, ये <<0। तो इन दोनों को 0 कराओ, अपनी वही विधि दोहराओ, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रांतिक बिंदु। एक बार x को 0 ले लो और एक बार x -2 को 0 ले लो, तो x बराबर क्या हो गया 2। सांख्य रेखा बना लो, यहाँ 0 1 2, 0 और 2 को ऐसे एरो लगा के हाईलाइट कर देंगे, याद है कि नहीं है? ये माइनस अनंत से प्लस अनंत, कैसे प्लस अनंत की तरफ प्लस, फिर अगला, फिर अगला प्लस। यह असमिका का चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह कैसा है? <0, नेगेटिव वाला। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? माइनस वाला हिस्सा हो जाएगा। तो माइनस वाला भाग कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2। तो x बिलोंग्स टू 0 से, है कोई आंसर ऐसा? डी वाला आ गया समझ में? बताओ कोई दिक्कत है क्या? है? अरे e की पावर -x क्यों हटा दिया यहाँ, उसको अनदेखा कर दिया, क्यों कर दिया? वो तो प्लस का आता है हमेशा, यही लास्ट था।